brought out in public and lynched. आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हैदराबाद की दिशा अब भी इंसाफ की मुंतजिर है। मुल्क भर में दिशा के कसूरवार दरिंदों के लिए सख्त सजा की मांग की जा रही है। हैवान तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन क्या इन्हें ऐसी सख्त सजा मिलेगी जिससे समाज कांप उठे, जिससे दिशा के घर वालों और रिश्तेदारों को सुकून मिल सके? क्या समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए समाज को ही आगे आना होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम प्राइम डिबेट में तफसील से बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज सड़क से ऐवान तक में इस पूरे मामले पर इंसाफ की आवाज उठी। सबसे पहले कुछ रिएक्शन हम आपको सुनवाते हैं। Brought out in public and lynched. अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो एक घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा, यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। ये किसी एक रीजन का या पार्टी का दोष नहीं। बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह की लोगों के साथ सख्ती से राज्य सरकारों को निपटना चाहिए। I don't know how many times I've stood and I've spoken on this kind of an attachar. I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. इस तरह की चीजें जब कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. Brought out in public and lynched properly. तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मुल्क कब तक शर्मसार होता रहेगा? इस तरह के हैवानियत के वाकयात आखिर कब तक होते रहेंगे? कब तक एक सख्त कानून नहीं बनेगा? या यह कहा जाए कि कानून का डर आखिर समाज के इन हैवानों में किस तरह से आएगा? जिसी पर प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। सभी का तारुफ आपसे करा देता हूं। आतिशी मारलेना जी स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आतिशी जी, आपका बहुत इस्तकबाल न्यूज 18 उर्दू में। इनके अलावा सूर्य कुमार शुक्ला जी एक्स डीजीपी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल। और तेलंगाना हैदराबाद से मेरे साथ टी साई किरण लीडर हैं टीआरएस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साई किरण, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं टी साई किरण आपके पास ही आना चाहूंगा
कि केसीआर आपके जो सीएम है, जो तेलंगाना के वजीर आला हैं, उन्हें बहुत टाइम लगा इस वाकये पर कुछ बोलने में। तकरीबन 90 घंटों के बाद, 90 आवर्स के बाद उनका एक बयान आया इस वाकये पर। साई किरण, पहले सबको आदाब करता हूं, पैनल पे बैठे वालों को और न्यूज़ 18 वालों को। बात ऐसा है भाई, ये भारत माता की बेटी के ऊपर जो बलात्कार हुआ है, सभी लोगों ने एक ही मुद्दे को उठा के, लॉ अमेंडमेंट के जो मुद्दा उठा है वो सही रास्ते पे चल रहा है। ये सही टाइम है ये लॉ अमेंडमेंट करने का, और ये जानवरों को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये ओपन सोसाइटी में मिले तो और ऐसे जानवर कोई भी ऐसा हादसा करने के लिए डर जाए, ऐसे हमारा उम्मीद है, पूरा तेलंगाना का उम्मीद है, तेलंगाना का नौजवान के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और रही बात हमारा सीएम साहब की, हमारा सीएम साहब मीडिया फ्रीक नहीं है, हमारा सीएम साहब ओरिजिनल इफेक्टिव काम करने वाले हैं। आपको केस स्टडीज है, उनको माना जाता है कि मोस्ट पॉपुलर सीएम था। मध्य प्रदेश का एक ऐसा ही रेप वाकया आपको पता होगा, कटनी का वाकया है, जहां 5 दिनों में फैसला सुनाया गया और सजा भी दे दी गई, सिर्फ 5 दिनों में। और यहां पर तो 3 दिनों के बाद सीएम केसीआर का बयान आता है। क्या शर्म की बात नहीं है तेलंगाना सीएम के लिए और यहां की सरकार के लिए कि साई किरण? सीएम साहब का नहीं, ऐसा नहीं मानना है। सीएम साहब ने जो ऑर्डर्स देना था डिपार्टमेंट को दे दिए है। 24 घंटे के अंदर वो कल्प्रिट्स को पकड़ा गया है, 36 आवर्स के अंदर पकड़ा गया है, और कोर्ट को पेशा में 48 आवर्स के बिफोर लगाया गया है। आपको और एक केस स्टडी बताता हूं, तेलंगाना में जो जून में हुआ था, एक 9 मंथ्स की बच्ची के ऊपर जो बलात्कार हुआ था, उनको भी 24 आवर्स के अंदर पकड़े थे, और कानून में फास्ट ट्रैक में 56 डेज के अंदर ही उनको वर्डिक्ट मिला था। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि निर्भया भी जो 2015 में जो वर्डिक्ट आया, आज तक उनको सजा नहीं मिली, उनको हैंग नहीं करा गया, ऐसे ही चलता गया। तो ये जानवरों को डर नहीं रहता है और ऐसा ही काम चलते रहेगा आगे। ऐसा नहीं जाना चाहिए, ये सही मौका है। इसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे, सरकार को फौरन इस पर कदम उठाना होगा। अगर आप 3 दिनों के बाद इस पर बयान देंगे, 3 दिनों के बाद अगर सोकर जगेंगे, तो फिर ये समाज बदलने वाला नहीं है। ये हैवान और ये दरिंदे इसी तरह से करते रहेंगे। टी साई किरण रेड्डी, केसीआर जी का बयान 3 दिनों के बाद आया है। आप गलत फहमी पे, केसीआर साहब जो मीडियम को आना चाहिए वो मीडिया नहीं होती है। सीएम साहब को ऑफिस में से जो डायरेक्शंस मिला है उसी तरह से डीजीपी ने एक्ट करा है। और 24 घंटे से अगर आप और एक चीज ध्यान पे रखो, हैदराबाद इंडिया में मोस्ट इफेक्टिव पुलिस है, तकरीबन 5 लाख कैमरा सीसी कैमरास लगाए सो, और इंडिया में शी टीम्स लगाने वाली एक ही स्टेट है जो तेलंगाना स्टेट है, हमारा सीएम साहब ने लगाया है। अब और एक बात गौर करना, इधर तकरीबन 10,000 लॉरीज एक दिन में जाए सो एरिया से 24 आवर्स के अंदर पकड़ के उन लोगों को कानून के हाथ में लगाए हुए है। ये बात आप मानना है, मीडिया का सामना आने की बात करने की बहुत कम उम्मीद रखते हैं हमारा सीएम साहब, ज्यादा की तरह। ठीक है, मेरे साथ इस बीच एक और बहुत खास मेहमान महमूद पराचा साहब, सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी प्राइम डिबेट पे जुड़ चुके हैं। महमूद पराचा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। महमूद पराचा साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि तेलंगाना में जाहिर सी बात है कि पुलिस ने तो बहुत तेजी से काम किया। पुलिस का जो कदम था वो एक तरह से उसकी तारीफ होनी चाहिए कि 24 घंटे के अंदर जो कसूरवार थे उन्हें एक तरह से पकड़ लिया। लेकिन यहां के वजीर आला का बयान 3 दिनों के बाद आता है और फिर उस पर इस तरह का बयान दिया जाता है कि वजीर आला साहब मीडिया के सामने नहीं, उनके ऑफिस से काम होता है। मैं सिर्फ महमूद पराचा साहब, अगर कानूनी एतबार से आपसे समझना चाहूं कि तेलंगाना के वजीर आला का बयान 3 दिनों के बाद आया, लेकिन मध्य प्रदेश में कटनी का वाकया आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वहां पर 5 दिनों में फैसला आ गया था, सजा सुना दी गई थी 5 दिनों के अंदर। देखिए, अगर मुझसे एक कोई इमोशनल बातें सुनना चाहते हैं तो वो एक दीगर बात है। मैं आपको कानूनी पोजीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन बताना चाहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हमारे देश में सभी संस्थानों, सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी इदारों में जो ख्वातीन के लिए जो बिहेवियर है, वो मैं समझता हूं दुनिया में सबसे बदतरीन बिहेवियर अगर किसी मुल्क में है तो वो हमारे मुल्क में। हमें सबको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात। हम लोग सब पुलिस को इसमें, अभी आपके चैनल से भी एक कहा जा रहा है कि 3 दिन में पकड़ लिया और 5 दिन में पकड़ लिया। बुनियादी वजह क्या है कि इस तरह के केसेस में अगर मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं
तो वो चंद दिन का एक रोष पैदा होता है समाज में, और उसकी वजह से हम एक पॉलिटिशियन या दूसरे पॉलिटिशियन या तीसरे पॉलिटिशियन को गाली देते हैं और सब मिलके, और वो बात रफा दफा हो जाती है। लेकिन इंस्टीट्यूशन के तौर पे पुलिस की सबसे बड़ी गलती है, पुलिस हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है पूरे भारतवर्ष में, जो हमारे पूरे मुल्क में, कि वो ख्वातीन के हकूक को प्रोटेक्ट कर सके। ये बात मैं आपको खुले तौर पे, एक वकील हूं और मैं ट्रायल लॉयर से लेकर सुप्रीम कोर्ट सब जगह प्रैक्टिस करता हूं, तो बता सकता हूं कि अगर 100 उत्पीड़न होते हैं ख्वातीन के, 100 जगह उनके साथ कोई गलत काम होता है, तो सिर्फ 1% या 2% रिपोर्ट होते हैं। आप इस बात को खुल के समझ लीजिए। तो क्या हमारे मुल्क में इस तरह का माहौल है कि हम पुलिस को या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करें? तो हरगिज नहीं। तो जरूरत इस बात की है सबसे अहम कि कानून जो हैं वो ही इतने काफी हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं हो रहा है। अमल दरामद पे हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट तक ने जो ख्वातीन के लिए डाउरी के एक्ट्स हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए पिटीशन एंटरटेन कर रखी हैं। तो ये भी हमारी सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक जो ख्वातीन के हकूक हैं उसके लिए सीरियस नहीं है। ये बहुत ही गंभीर बात, मैं आपको बहुत ही सीरियस बात बता रहा हूं कि 498A को डाइल्यूट करने के लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन की जा रही हैं और डाइल्यूट किया भी गया है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि औरतें जो हैं वो उनकी बात पे यकीन नहीं किया जाएगा। 498A में पहली कोशिश ये होती है, हमारे मुल्क का कानून बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने ये, कि 498 के केसेस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह के कानून अगर बनेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मोहर लगाएगा, तो आप ख्वातीन की हिफाजत के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे मुल्क में सबसे बुनियादी बात यह है कि आमूल चूल परिवर्तन यानी कि चेंज जरूरी है औरतों के लिए। और औरतों के लिए कोई डिपार्टमेंट भारत में ऐसा नहीं है जो कि सीरियस हो किसी भी हकूक के बारे में। इस बात को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। उसके बाद सारे पस मंजर में देखा जाएगा कि यह जरूरी नहीं है कि दिखाने के लिए एक केस को सिर्फ 5 दिन में हल कर दिया गया या उसमें फैसला सुना दिया गया। यह बिल्कुल एक सिंबॉलिक बात है। इस पे हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। पीठ इस बात के लिए थपथपानी चाहिए कि वो सिस्टम है। पुलिस को हम जो क्लीन चिट देते हैं कि उन्होंने 3 दिन में पकड़ लिया है, 5 दिन में पकड़ लिया, रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, ये सबसे जरूरी है। और पहली चीज ये होती है कि विक्टिम को, जैसे यहां के डिप्टी सीएम ने, अब मैं नाम लेके नहीं बोलना चाह रहा, उन्होंने पहले उसी की गलती निकाली विक्टिम की कि पुलिस को क्यों फोन नहीं किया। ये हमारे मुल्क का एक वो बन गया है, रिवायत बन गई है। हर एक व्यक्ति महिलाओं की गलती पहले निकालता है कि अगर किसी खातून के साथ रेप हुआ है तो उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, वो रात को क्यों निकली। ये हम अपना फेलियर नहीं मानते कि हम एज ए मुल्क फेल हुए हैं, हमारी सोसाइटी फेल हुई है। करप्शन इतनी हावी है पुलिस में कि वो ये बात जानते हैं कि हम अगर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे हायर ऑफिसर्स जो है वो हमें बचाएंगे। जब तक हम ये ठीक नहीं करेंगे, ये एक वो मिराज जिसे कहते हैं ना कि एक जो रेगिस्तान में मिराज की तरह है, उसकी हम पीछा कर रहे हैं। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला जबकि कानून पे अमल करने के लिए हमारी पुलिस और हमारे कोर्ट सेंसिटिव नहीं होंगे ख्वातीन के हकूक के लिए। ये बहुत कड़वी बात है, जाहिर सी बात है कि कानून तो है पहले से, आखिर इसका निफाज कैसे किया जाए और इस पर अमल कैसे किया जाए, ये बहुत अच्छी बात महमूद पराचा जी ने कही। इस बीच मेरे साथ 2 और खास मेहमान, शबनम पांडे जी बीजेपी लीडर हैं लखनऊ से, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इनके अलावा सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। दोनों का बहुत इस्तकबाल है। मैं आतिशी जी आपके पास आना चाहूंगा। आतिशी जी, जो बात अभी महमूद पराचा जी ने कही, बहुत तफसील से उन्होंने सारी चीजें रखी, कानूनी एतबार से भी सारी चीजें रखी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में महिलाओं को लेकर जो बिहेवियर है वो पूरे दुनिया में एक तरह से सबसे खराब माना जाता है। आज एक मेंबर पार्लियामेंट थी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। सवाल आतिशी जी ये उठता है कि क्या रेप के डर से, इस तरह के वाकयों से हमारी मां, बेटियां, बहनें क्या घरों से बाहर निकलना छोड़ दें? देखिए, जो अभी महमूद पराचा जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं इसलिए सहमत हूं कि अगर आप देखिए कि जब ऐसा कुछ किस्सा होता है तो सबसे पहले महिलाओं पर सवाल उठाया जाता है कि उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, वो घर से इतने बजे क्यों बाहर निकली, उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। जबकि ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि हर नागरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो अपने घर से जितने बजे भी चाहे बाहर निकले। दूसरी बात, एक कड़े कानून की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता है कि जो कानून ऑलरेडी है
उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए। निर्भया के बलात्कार के बाद, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट के बाद कई नए कानून लाए गए थे, लेकिन आज भी वास्तविक तौर पर जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर कुछ नहीं बदला है। मैं दिल्ली में रहने वाली हूं। दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आज भी अगर आप देखिए तो दिल्ली में पुलिस में 52,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने उसको भरने के बारे में कुछ नहीं किया। आज भी दिल्ली में 40% पीसीआर वैन्स की कमी है। आज भी दिल्ली के पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हैं। आज भी दिल्ली में महिला थाना नहीं है। तो क्यों लोगों को डर नहीं लगता है ऐसा अपराध करने में? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम पकड़े भी गए तो कुछ नहीं होने वाला है। कन्विक्शन रेट दिल्ली जैसे शहर में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है मात्र 30% है। तो जब तक सरकारें कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, जब तक एक जीरो टॉलरेंस की और एक बहुत स्पीड पे जस्टिस की पॉलिसी नहीं आती है, जब तक केसेस को फास्ट ट्रैक नहीं किया जाता है, तब तक सिर्फ कानून लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और आतिशी जी, मतलब इसी तरह से वाकई होते रहेंगे, समाज इसी तरह से शर्मसार होता रहेगा, क्योंकि हमने देखा 2012 में जब निर्भया का वाकया हुआ था और जिस तरह से समाज बिल्कुल एक खड़ा हो गया था, लग रहा था कि एक बदलाव आएगा, लेकिन उसके बाद भी आतिशी जी आप देखिए कि ये ग्राफ घटा नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह के वाकये बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप दिल्ली के ही आंकड़े देख लीजिए तो 2018 और 2019 के बीच के अगर आप डेटा को देखेंगे तो बलात्कार की संख्या जो दिल्ली में रिपोर्ट हो रही है वो 20% बढ़ गई हैं। तो ये हमारी सरकार के लिए और खासकर दिल्ली जैसे शहर में केंद्र सरकार के लिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए एक बहुत शर्मनाक उनका ये डेटा हमारे सामने आता है कि दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी केंद्र सरकार यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को कम नहीं कर पाई है, बल्कि वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। शबनम पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शबनम पांडे, लगातार, क्योंकि खुद आप एक महिला हैं और महिलाओं के खिलाफ लगातार इस तरह के वाकये बढ़ते जा रहे हैं, हम किसी एक दो रियासत या स्टेट की बात ना करें, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत की आप बात कीजिए तो आज भारत की जो बेटियां हैं वो परेशान हैं। समाज, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन हमारा समाज शर्मसार ना होता हो। शबनम पांडे जी। निश्चित तौर पे ये जो वाकया हो रहे हैं ये हम सभी को शर्मसार करता है, समाज को ही क्या हर एक प्राणी को शर्मसार करता है। कहीं ना कहीं इंसानियत और हैवानियत में को जो दो छोर माना जाता था सभ्य समाज में, वो दोनों छोर ऐसा लग रहा है जुड़ते हुए चले आ रहे हैं। और देखिए, मैं महिला होने के नाते और देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहती इसका, जिनकी अमित शाह जी की जिम्मेदारी है या किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी है। 70 साल में देश में ये आंकड़े बढ़ते गए हैं, भले ही किसी साल 1 या 2 कम हो गए हों, लेकिन उन करोड़ों बालिकाएं, जिनकी महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ है, उनको इन आंकड़ों से न्याय नहीं मिलता है, उनको सख्त कानून हो जाने से न्याय नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं नहीं, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि हमें ये शबनम पांडे जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर यूपी में हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। किसी एक पर हम उंगली उठा के कहें कि ये जिम्मेदार है या पिछली सरकार जिम्मेदार है या आज की सरकार जिम्मेदार है या पुलिस जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है, मैं इसको कतई नहीं मानती। सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। पुलिस जो असंवेदनशीलता दिखाती है वो भी उतनी जिम्मेदार है। हमारे कानून में आज भी अक्यूज के लिए, हमारे लोकतंत्र में अक्यूज के लिए मर्सी पिटिशन है, विक्टिम के लिए मर्सी नहीं है। तो इसको खत्म करने की जरूरत है। सीआरपीसी सलमान निजामी साहब, मुल्क में लगातार इस तरह के वाकये बढ़ते जा रहे हैं। शबनम जी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानती है, वो कहती है इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। क्या आपको लगता है कि एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये पहला वाकया नहीं है। जैसे आपने कुठवा में भी आपने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, हमने कुठवा में देखा सरकार के जो मंत्री हैं वो रेप एक्यूज के साथ खड़े थे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस सरकार से कि वो इस देश की महिलाओं को इंसाफ दिलाएंगे?
एक बच्ची जो है उसका दरिंदों ने रेप किया और कोर्ट में प्रूव भी हुआ वो, लेकिन 3 महीने तिरंगे की यात्रा निकली गई, भाजपा के मंत्री उनके साथ खड़े थे उन रेपिस्ट के साथ। और आज के वाक्य में देखिए आप, अगर 4 दरिंदे थे उसमें से मजहब को बीच में लाया गया, यह ट्विटर पे ट्रेंड किया गया कि मोहम्मद बलात्कारी निकला। आप देखिए हमारा देश किस तरफ जा रहा है। किसी भी मुल्क में एक रेपिस्ट को कभी भी मजहब के दायरे में नहीं देखा जाता। आज यहां तुलना की जाती है कि यह इस फलां धर्म का है। हमने तो कहा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हो, हिंदू हो, जो लिबरल हो, संजीदे लोग हैं, उन्होंने कहा कि इन दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। आखिरकार हम कब तक यहां प्रोटेस्ट मार्च, कैंडल मार्च लेंगे? ये तो एक ट्रेंड बन चुका है। इस पे सख्त कानून लाने की जरूरत है। ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। आज तेलंगाना के सीएम ये कहते हैं कि 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए। अरे ऐसी थ्रेट तो तालिबान ने नहीं दी महिलाओं को, जो यहां चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप जो 8 बजे के बाद महिला, दैट मीन्स कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फेल हो गए हैं। आप ये कहते हैं कि हम तो आपकी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर कौन रक्षा करेगा? अगर महिलाएं जो है वर्किंग वुमेन है, हम कहते हैं महिला जो है आज मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी हो हर फील्ड में, हमारे देश का नाम वो रोशन कर रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 8 बजे के बाद उनको बाहर ना छोड़ा जाए, तो कहां ले जा रहे हैं आप इस देश को? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस डर से महिलाओं को घर में बंद नहीं कर दिया जाएगा, खवातीन को और लड़कियों को, कि वो बाहर निकलेंगे तो उनके साथ इस तरह के वाकयात होंगे। तो जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी, एक समाज की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत तजुर्बा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है पहली नजर में कि कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी फेल्योर है? इस तरह के वाकये जो लगातार बढ़ रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ। जी जी हाँ, शुक्ला जी। भाईजान, मेरा अर्ज आपसे यह है कि मुझे थोड़ी देर बाद एक जरूरी काम आ गया, जाना है, तो कृपया मुझे सुन लीजिएगा। जी जी जी। और फिर इजाजत दीजिएगा जी। मैं इस मामले में ये मानता हूं कि पहले विलेन इस खेल के सबसे बड़े विलेन तो ये हत्यारे हैं, जो जाहिल किस्म के लोग जो नजर रखते हैं और इस तरह का जिन्होंने घटना का अंजाम दिया है। बहुत ही शर्मसार करने वाली ये घटना हुई है। और उस डॉक्टर लड़की का दोष क्या है? लड़की होना उसका दोष है कि वो कोई भी लड़की किसी के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। तो ये बहुत ही देश के जो इंतजाम करने वाले हैं वो उनको इसके बारे में फिर से गौर करने की जरूरत है। वो रिश्वतखोर टाइप के पुलिस वाले जो मोहल्लों में इस तरह के गुंडे घूमते हैं, ये बलात्कार एकाएक नहीं होता। पहले कई दिन जब वो छेड़खानी करते हैं तब वो बलात्कार की घटना तक आते हैं। तो ये पता लगा कि इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो फिर हमारी एजेंसी और हमारी पुलिसिंग कहां रहती है? हमारी पुलिस कहां रहती है? सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या काम है फिर? हमारी पुलिस का क्या काम है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? दूसरे पुलिस वाले जो होते हैं, जिस एरिया में इस तरह की बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तो मैं अनुभव से कह सकता हूं कि पहले ये छेड़खानी किया करते हैं और तब बलात्कार पर आते हैं। ये एरिया की पुलिस जो जाना करती है और नहीं जानती है तो उसकी ढिलाई होती है। ऐसे ढीले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो इस तरह की, जहां पर ये मर्डर, रेप विद मर्डर घटनाएं होती हैं, ये सीधा उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरे विलेन इस खेल के क्रिमिनल वकील हैं जो बचाकर पैरवी करके ऐसे मुलजिमों को बचा देते हैं कि आज तक निर्भया केस के मुलजिमों तक को सजा नहीं होने दी। तीसरे जिम्मेदार इसके वो डॉक्टर होते हैं जो घूस लेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्टें बदल देते हैं और उससे केस में विसंगतियां पैदा कर देते हैं, जिससे वो छूट जाता है। चौथे जिम्मेदार इसके वो जो लापरवाह और ढीले टाइप के जज होते हैं जो सालों साल मुकदमा चलाते रहते हैं और कई कई साल तक सजा नहीं देते हैं। इसी बात के लिए उनको सरकार मोटी मोटी तनख्वाहें देती है कि जनता के मुकदमों का फैसला करो। आपने देखिए, आपने पूरी ईमानदारी से पुलिस की तो बात ही नहीं की शुक्ला जी। शुक्ला जी, समाज में जो इस तरह के वाकये बढ़ते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं इंतजामिया और पुलिस ही जिम्मेदार होती है।
आपने जनाब, जज मुझे साहब पूरा को करने जिम्मेदार दीजिए, ठहरा दिया, जो आप वकील साहब को कहेंगे, मैं जिम्मेदार बात का ठहरा जवाब दिया, दूंगा। नेताजी को जिम्मेदार चौथे ठहरा दिया, जिम्मेदार लेकिन इसके लेकिन पुलिस वो नेता को होते हैं पुलिस जो को हर एरिया में- पुलिस को जितनी शिद्दत के साथ इसमें अरे, कसूरवार ठहराया अरे, जाना मैं चाहिए, जरा मुझे उसे पूरा उसे करने आपने दीजिए, कसूरवार नहीं फिर ठहराया। उसके बाद अपनी शुक्ला बात जी, कहिएगा। चौथे जिम्मेदार उस एरिया के कुछ नेता टाइप के लोग होते हैं जो इस तरह के गुंडों को बचाते हैं। इस मामले में भी मुझे पक्की सूचना है कि वहां स्थानीय हैदराबाद के कुछ नेता टाइप नहीं शुक्ला जी, मैं कह रहा हूं ठीक है, उन नेताओं को छोड़ दीजिए, बचाया करते, नेताओं को छोड़ दीजिए, वकील साहब को, जज की, मैं कह रहा हूं पुलिस की और बात कीजिए। क्या पुलिस का रवैया खराब नहीं रहता इसी वाकये में? ये जो डॉक्टर के साथ जो मामला पेश आया, जो घिनौनी हरकत हुई, उसके बाद जब उसके घर वाले पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का रवैया कैसा रहता है? क्या इस तरह के वाकयात में पुलिस को साथ नहीं देना चाहिए? लेट मी कंप्लीट। ढुलमुल जो रवैया पुलिस का होता है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है शुक्ला साहब। हाँ, वो उस एरिया के कुछ पुलिस वाले मिले रहते हैं इनके साथ और उन्हीं के साथ वो दारू मुर्गा का रिश्ता, घूस का रिश्ता रहता है, तभी इस तरह की गुंडागर्दी पनपती है। और अगला जिम्मेदार मानता हूं ढीला कानून जो इस देश में चल रहा है कि हमसे बेहतर हैं सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान और ईरान के लोग, जहां इन्होंने कानून बना रखा है कि 1 महीने के अंदर बलात्कार करके मर्डर करने वालों को 1 महीने के अंदर फांसी की सजा उसी जगह दी जाएगी। हमको इस ऐसे कड़े कानून की जरूरत है। ठीक है, मैं महमूद पराचा साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। महमूद पराचा साहब, जाहिर सी बात है अगर हम कानूनी हिसाब से हम बात करें, कानूनी पहलू पर बात करें, तो हमेशा यह बात निकल कर आती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के वाकयों को ले जाना चाहिए और जल्द से जल्द इनका निपटारा होना चाहिए। क्या वाकई में आपको नहीं लगता है कि अगर जैसे ही यह वाकया हो, कसूरवार पकड़े जाए और फौरन उसका निपटारा अगर कर दिया जाए और इस तरह के मामले अगर इबरतनाक हो, सख्त से सख्त सजा दी जाए, डिटरेंट हो, इबरतनाक होना चाहिए, ताकि आगे से कोई इसे करने से एक तरह से बचे। महमूद पराचा जी। अबू हुरैरा साहब, मैंने अपने शुरुआती जो मैंने खिताब किया, वो जो अर्ज किया था आपके सामने, उसमें कई 2-3 बातें जो रखी थी उस पर आपने, शायद आपके दर्शकों ने और आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने एक बात ये कही थी कि ये जो सिंबोलिज्म चल रहा है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दें सब हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट 4-4, 5-5, 10-10 चीजों के फास्ट ट्रैक कोर्ट एक ही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम रखने से फास्ट ट्रैक नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरी बात, आंकड़े जो है बहुत बड़ा छलावा है, आंकड़ों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसके और जो माहौल चल रहा है उसमें आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है आंकड़ों में। अगर किसी स्टेट में रेप के केसेस या महिलाओं के उत्पीड़न के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उस स्टेट में ज्यादा है। ये एक तरह से अच्छी भी बात हो सकती है कि हो सकता है यहां पे इतना हौसला मिल रहा है कि वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जी। नहीं तो पूरे मुल्क में यह हालात है, रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमने आतंकवाद के यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ इतना बड़ा मुहिम चला रखा है। अगर उस तरह की मुहिम ख्वातीन के लिए नहीं चलेगी या उससे भी बड़ी, आतंकवाद से भी ज्यादा जरूरी है ये, और उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है कि पूरी दुनिया में, खासतौर पे हमारे मुल्क में स्वच्छ भारत का जैसे मिशन चला, अगर उस लेवल पे नहीं चलेगा तो ये सब जबानी और ये लफाजी की बातें, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब कोर्ट में नहीं जा सकती कोई महिला। जिस महिला ने कोर्ट में या पुलिस में रिपोर्ट कर दी, उसकी अजियत उस दिन से उससे ज्यादा डबल होकर शुरू होती है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। आप किसी कोर्ट में, अदालत में चले जाइए, औरतें लाइन लगा के खड़ी हैं, कोई इंसाफ नहीं मिलता। उससे ज्यादा हैरेसमेंट होती है जितनी उनके साथ हैरेसमेंट उससे पहले हुई होती है, जिसकी शिकायत करने वो पुलिस स्टेशन में जाती। क्या कोई ख्वातीन आज पुलिस स्टेशन में घुसने का हिम्मत करेगी? पूरे मुल्क में एक पुलिस स्टेशन ऐसा बता दीजिए जिसमें कि कोई ख्वातीन जाके रिपोर्ट कराना चाहेगी अकेले। एक पुलिस स्टेशन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं मिलेगा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। और ईमानदार अफसर जो हैं उनको साइडलाइन किया गया है पूरे मुल्क में हमारे। तो यह समझना पड़ेगा, जब तक कोई मुहिम ऐसी नहीं चलेगी, एक केस में सजा देने से कुछ नहीं होने वाला। मुहिम चलानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि इस तरह के टेरर जो मुहिम चलाने वाली है, एक लंबी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी कुछ इसका हल निकल सकता है। बहुत छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, तब हम बात करेंगे कि आखिर इन जालिमों के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाया जाए कि समाज से इस बुराई को, इस बिदत को
पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका जाए। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी हम बात करेंगे कि मुल्क में जो कहर और जिस तरह के मजालिम खवातीन के साथ आज भी हो रहे हैं, आखिर इन्हें रोकेगा कौन? किस तरह से इसका निपटारा होगा? किस तरह से समाज से इस बुराई को खत्म किया जाएगा? इसी पर प्राइम डिबेट में हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं आतिशी जी आपके पास ब्रेक के बाद आना चाहूंगा। आतिशी जी, हम पहली नजर में देखते हो तो सब फेल है, हमारी जो सरकारें हैं वो भी फेल, हमारा समाज भी फेल, सब कुछ फेल नजर आता है, क्योंकि ये इस तरह के जो घिनौने वाकये समाज में हो रहे हैं ये रुकने का एक तरह से नाम नहीं ले रहे हैं और यहां पर सब फेल हैं। आखिर कैसे इन्हें रोका जाए? क्या कुछ करने की जरूरत है आतिशी जी? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है। अगर सरकारें पुलिस सिस्टम को ओवरहॉल करना चाहें, अगर वो उस पुलिस को जवाबदेह बनाना चाहें तो वो बना सकती हैं। समस्या ये है कि हमारी सरकारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अलग अलग राज्यों ने, उन्होंने आज तक महिलाओं की सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दे के रूप में लिया ही नहीं है। अगर आज दिल्ली शहर का ही मैं उदाहरण लेती हूं, अगर दिल्ली जैसे शहर में, जैसा मैं पहले कह रही थी, 52,000 पुलिस की वैकेंसीज हैं, अगर 52,000 पुलिस ऑफिसरों की कमी है तो हम कैसे महिलाओं को सुरक्षा देंगे? अगर 40% पीसीआर वैन्स की कमी है, एक महिला को अगर पता भी चल जाए कि कोई अपराध के इरादे से उनके पास आ रहा है, वो 100 नंबर पे कॉल भी करें, लेकिन फिर भी कोई पीसीआर की गाड़ी उन्हें बचाने नहीं आने वाली है। अगर किसी महिला के साथ अपराध हो भी जाए तो वो आज पुलिस थाने में जाने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो अपराध बाहर हुआ उससे बुरा व्यवहार उनके साथ पुलिस थाने के अंदर हो जाएगा। और दिल्ली में कुछ ही महीने पहले एक पुलिस थाने के अंदर रेप के केस का मामला भी सामने आया था। तो आखिरकार सरकारों पे जिम्मेदारी बनती है कि जो कानून हैं उन कानूनों को लागू करें, और सिर्फ कड़ी सजा नहीं, जल्द से जल्द सजा होनी जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब किसी बलात्कार करने वाले व्यक्ति को, किसी अपराधी को ये पता होगा ना कि अगर हमने अपराध किया हमें निश्चित तौर पर सजा होगी, तभी वो रुकने वाले हैं। आज सालों बीत जाते हैं, सिर्फ एक 30% का कन्विक्शन रेट है। सबको ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ता है, कोई भी अपराध कर लिया, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है आतिशी जी कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो हमारी माँ है, बेटी है, बहन है, ये समाज की जो महिलाएं हैं, आखिर वो फरियाद लेकर किसके पास जाएं? अगर बात हम सरकार की करते हैं तो 2012 से बड़ा प्रोटेस्ट तो नहीं हो सकता है मुल्क में, जितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था निर्भया के वक्त, और उसके बाद लग रहा था कि समाज अब पलट जाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कानून है, जो इंतजामिया है, सब बदल जाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नतीजा क्या है, 0, 0। तो आखिर हमारी मां बेटियां फरियाद किसके पास लेकर जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ हमारी माओं और बेटियों का इशू नहीं है, ये समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का इशू है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कि सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें अपने समाज को ज्यादा सेफ बनाने की जरूरत है। और ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं है। देखिए, एक दिन प्रोटेस्ट करके 2 दिन सड़क पे उतरकर एक शाम को मोमबत्ती जलाने से समाज नहीं बदलता है। ये रोज रोज के संघर्ष से बदलने वाला है। जब हमें अपनी पुलिस को जवाबदेह करना होगा, जब हमें अपनी सरकारों को जवाबदेह करना होगा, जब हमारी देश की जनता के वोटरों को सामने आना पड़ेगा और कहना होगा कि जब तक आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं देते हैं हम आपके लिए वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल। टी साई किरण, जाहिर सी बात है कि इस तरह के वाकये पर जवाब तो सरकार को ही देना होगा, जवाब तो इंतजामिया को ही देना होगा। आपने कहा कि सीएम जी 3 दिनों के बाद मीडिया के सामने आए, लेकिन उन्होंने जो इस पर काम था वो अपने ऑफिस से करते रहे। क्या आपको नहीं लगता है कि हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से, सिर्फ मैं पूरे तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हैदराबाद शहर या उसके आउटस्कर्ट्स की अगर बात कीजिए तो कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन इस तरह के वाकये ना होते हों? साई किरण, मैं 3 चीज़ों से डिफर करना चाहता हूं। पहला, आपने बताया था कि 8 बजे के बाद महिलाओं को बाहर आने का सीएम साहब ने ऐसा बताया कि नहीं आना, ऐसा नहीं था। वो एक मीटिंग था आरटीसी एम्प्लॉयज के, उसमें बताया था कि फैमिली का माहौल चलना चाहिए। अब जॉब सेटिस्फैक्शन तब मिलेगी जब महिला सुबह से रात तक काम करेगी, उनको रात शिफ्ट ना दे। और एक दूसरी बात इधर बताया था कि मजहब को रंग डलाया था, तेलंगाना में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो
ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद A1, A2, A3, A4 को चुना गया था। और एक बात भाई साहब ने बताए थे कि गवर्नमेंट की भी गलती थी। मैं एक आपको बताना चाहता हूं, शी टीम्स हैदराबाद में जो तेलंगाना स्टेट में शी टीम्स बनाया गया था, वो इंडिया में मॉडल है, एग्जाम्पल है। इसमें तकरीबन 300 टीम्स बनाया है ओनली फॉर वुमेन। उसमें एक टीम में 6 मेंबर्स रहते हैं और इसमें ऐप में पैनिक बटन बताया तो एवरेज टाइम है 3 to 5 मिनट्स में लोकेशन सब कुछ ठीक है। सरकार के देखिए गवर्नमेंट के सारे कदम बहुत अच्छे हैं, शी टीम हो या सीसीटीवी कैमरास, जिस तरह से हम खुद देखते हैं। मैं खुद हैदराबाद से रहने वाला और हैदराबाद में देखता हूं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिसिंग होती है, किस तरह से यहाँ पर विजिलेंस का सारा इंतजाम है। लेकिन उसके बाद भी जो वाकये होते हैं सवाल खड़े करते हैं टीसाई भाई। उसके बाद भी जब वाकये होते हैं तो सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन उठता है। ऐसा हुआ था, वो उड़ गया है, सवाल उठ गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं ये एक मौका है पूरा भारत देश को एक यूनिटी के साथ खड़े रहने का और लॉ को कितना स्ट्रांग बनाए कि खाली पोलिसिंग से नहीं बनती है बात, लॉ भी उतना स्ट्रांग बना तो अगले करने वाले डर जाते हैं कि इतना लॉन्ग स्ट्रॉ है। क्योंकि 66th प्लेस में आउट ऑफ 113 कंट्रीज रूल लॉ ऑफ इंडेक्स में अपन 66th प्लेस में है, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया है। ये कठिनात कठिन को अपन और मजबूत बनाया तो लॉ को बहुत स्ट्रांग बनाया तो ऐसा करने वाले जानवर डर जाते हैं। सर्विलेंस रहता है, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है, सोसाइटी में भी अवेयरनेस आना चाहिए, सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ गया है ऑलरेडी। ये तीनों चीज जब कॉम्बिनेशन बनती है, इंटीग्रेट हो जाता है, ऐसे माहौल देखने को अपने को शायद आगे नहीं मिलती है अपने को। महमूद पराचा साहब, जब इस तरह के वाकये होते हैं, बल्कि आपने डिबेट के पहले हिस्से में भी बहुत तफसील से बताया और उसके बाद भी, महमूद पराचा साहब, जिस तरह से टी साई किरण कह रहे हैं कि सख्त कानून हो ताकि लोगों में एक डर पैदा हो, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि सालों साल हम देखते हैं कि मुकदमे चलते रहते हैं और कोई नतीजा निकलकर नहीं आता है। देखिए अबू हुरैरा साहब, प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, प्रॉब्लम हम बहुत अच्छी तरह सब लोग आर्टिकुलेट भी कर रहे हैं। अब सोल्यूशन के लिए मैंने कुछ अर्ज किया था अभी कि ये मिशन मोड पे वॉर ऑन टेरर यानी कि आतंकवाद के ऊपर जो युद्ध चल रहा है हमारे देश में, उससे भी बड़ा युद्ध इस पे छेड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल बजट में एलोकेशन की जानी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से भी कम 1% बजट की एलोकेशन इसी काम के लिए होनी चाहिए कि और ख्वातीन, बच्चों और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं हमारी, उनकी हिफाजत के लिए जब तक हम बजट में स्पेसिफिक कम से कम 1% की एलोकेशन नहीं करेंगे और इसका कोई स्वच्छ भारत की तरह से मिशन मोड पे नहीं रहेगा और ये कंटिन्यूअस तरीके से होना चाहिए, जब भी कुछ रिजल्ट इसके निकल के सामने आएंगे। नहीं तो हम लोग सब प्रॉब्लम जानते हैं, हम लोग एक से बढ़कर एक तरीके से हमारे यहाँ सब लोग आर्टिकुलेट करेंगे इस प्रॉब्लम को, उससे लाभ मेरे ख्याल से नहीं होने जाना। इसमें बजट एलोकेशन पहली इसका कदम होना चाहिए। उसके बाद हमें इसको पैसा जब जाएगा और उसके बाद एक प्रोग्राम के तहत इसका काम होगा तो शायद कुछ बेहतरी की उम्मीद आएगी, क्योंकि अभी पुलिस बिल्कुल एकदम इसमें नाकारा साबित हुई है। हमारे कोर्ट भी, जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो भी नाकारा साबित हुआ है। इसमें कहीं भी कोई भी जगह कोई हेल्प मिलने की उम्मीद दूर से दूर तक नहीं है। ये कड़वी बातें मैं बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं और अगर आप चाहें तो मैं इसके एक के बाद एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। तो बजट एलोकेशन पहली चीज होनी चाहिए और इसके लिए प्रोग्राम अनाउंस करना पहली चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। महमूद पराचा साहब, समाज में हम एक चीज और देखते हैं, हमारे यहाँ ये एक चीज और दिखाते हैं कि हम जुर्म को जुर्म की नजर से नहीं देखते हैं। शायद ये भी एक बड़ी परेशानी है जो इस तरह के वाकयात नहीं रुक रहे हैं। एक दलित बेटी के साथ अगर इस तरह का वाकया हो जाता है तो उसकी कहीं खबर नहीं आती है, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं। लेकिन वहीं अगर कोई अपर कास्ट के साथ या किसी बड़े जाने माने चेहरे के साथ अगर हो जाता है तो वो सारी चीज देखिए रातों रात सामने आ जाती हैं। जुर्म को जुर्म की नजर से ना देखना भी एक बड़ी कमी है। देखिए, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख गया। जहां तक जो महिलाएं हैं और वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज की महिलाएं हैं, तो उनको तो एक और भी डबल जियोपार्डी जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो है। उनकी तो रिपोर्ट ही नहीं होती और उनको पहले ही शक के दायरे में लाके उनके साथ और वो होता है। मगर मैं अभी उस चीज में जाना नहीं चाह रहा। हमारा मुल्क अगर किसी चीज में सेकुलर है तो वो पूरी तरह से मजहब और सब चीज से ऊपर उठ के महिलाओं के लिए, जुल्म करने के लिए हम लोग सब बराबर हैं। क्या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखते हो, हम महिलाओं के लिए और ख्वातीन के ऊपर जुल्म करने के लिए एक से बढ़कर एक हैं, सब पूरे हमारे देश में, हमारे मुल्क में।
तो लेकिन जो कमजोर तबकों की जो औरतें हैं उनके ऊपर डबल जेओपार्डी है, उनकी तो खैर बिल्कुल ही बहुत ही बुरी हालत है। तो लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये सब हम जबानी जमा खर्च बंद करें और कुछ कार्रवाई करें। वकील के भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे बहुत सारे वकील जो अच्छे वकील हैं उनको ये कसम खानी चाहिए कि वो औरतों और बच्चों के खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं लेंगे। ऐसी चीजें भी होनी चाहिए। ये सब चीजें हमें सबको मिलकर करनी पड़ेंगी, सिर्फ जबानी जमा खर्च बंद करना पड़ेगा। सलमान निजामी साहब, बड़ी अच्छी बात महमूद पराचा साहब ने कही कि इस पर काम होना चाहिए। जबानी जमा खर्च बहुत हो चुका, बहुत इस पर बातें हो गई, बात नहीं है, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन सलमान निजामी साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरह के वाकये इस वजह से भी नहीं रुक रहे हैं कि हमारे यहां काम उस पर कम होता है और सियासत ज्यादा होती है? जब इस तरह के वाकये होते हैं तो उस पर जमकर सियासत की जाती है। जी बिल्कुल, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि सियासत ज़्यादा होती है। अभी सबसे पहले देखिए जो आतिशी हमारी बहन ने बोला है, अब इसमें सियासत करनी नहीं चाहिए। हमने तो पहले दिन से इसमें सियासत नहीं की और उन लोगों पे बिल्कुल हमने कड़ी नज़र रखी कि जो लोग इसमें कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहली मैन पावर जो है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में, आप देखिए 3-3 किलोमीटर के बाद एक पुलिस वाला आपको दिखाई देता है और कई 5-5, 10-10 किलोमीटर में। ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, हैदराबाद के एक दिन बाद जो है यूपी में भी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। हर दिन 5 से 10 केसेस रिपोर्ट होते हैं पूरे देश में। और आप देखिए कि देश में मैन पावर की शॉर्टेज है, एक सबसे बड़ा कारण वो है, और पुलिस वैन्स की शॉर्टेज है। आपको 10-10 किलोमीटर के बाद एक पुलिस वैन मिलेगी। जब तक रेप हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा लड़की का, उसके बाद पुलिस जो है वैन जो है वो वहां पहुंचती है। और तीसरी बात यह है कि कोर्ट्स में जजेस की शॉर्टेज है। उसको किस तरीके से, आपने देखा होगा ठाकुर साहब जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक बार रोया था स्टेज पे कि हमारे कोर्ट्स में इतने केसेस पेंडिंग हैं, हमें 10 साल भी लगेंगे लेकिन वो अभी सॉल्व नहीं हो सकते। आप कोर्ट में जाएंगे, वहां तारीख पे तारीख दी जाती है। एक ट्रायल को कम से कम 5 साल लगते हैं सॉल्व होने में। तो जजेस की शॉर्टेज जो है बहुत बड़ा मसला है। जब ये 3 मसले खत्म हो जाएंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। हम एक रेप जो है उसका इंतजार करते हैं कि हम कब कैंडल लाइट मार्च करेंगे, फिर जो है उसका कोई बड़ा सरकार जो है कोई एक्ट लाएगी, पास करेगी बिल, उससे कुछ नहीं होगा। 3 मामले मेन हैं, एक जजेस की शॉर्टेज, दूसरा मैन पावर की शॉर्टेज, तीसरा पुलिस वैन्स की शॉर्टेज। जब ये तीनों डिमांडें फुलफिल होंगी, मुझे लगता है बहुत हद तक रेप केसेस जो हैं देश में कम होंगे। बिल्कुल। आतिशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आतिशी जी, क्या लगता है कि जिस तरह से इस तरह के लगातार वाकये होते जा रहे हैं, समाज, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि, ठीक है, शबनम पांडे, ठीक है, लग रहा उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। शबनम पांडे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पर आप मुझसे पूछ नहीं रहे हैं। नहीं, शबनम जी मैं आ रहा था, अभी काफी टाइम है, मैं आपके पास भी आ रहा था। शबनम पांडे जी, मैं आ रहा हूं जी, बोलिए। आप तो हमेशा से हमारे साथ जुड़ती रही हैं, आप नाराज क्यों हो रही हैं? देखिए, आज महिलाओं की बात हो रही है, भारत की जो बेटियां हैं उनके इश्यूज पर बात हो रही है, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आप देखिए, इस तरह से मैदान छोड़कर जाएंगी तो फिर मसला हल कैसे होगा? मैं शबनम पांडे आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे आतिशी जी से एक अहम सवाल है। मैं आ रहा हूं शबनम पांडे, मैं आ रहा हूं। मैं आतिशी जी, मैं बैठी सुन रही हूं। ठीक है, नहीं, मैं शबनम जी आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं आतिशी जी, मैं आपके पास आना जा रहा हूं। आतिशी जी, जिस तरह से इस तरह के लगातार वाकये हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम समाज के नाम पर तो हम एक तरह से फेल हो चुके हैं। लेकिन जो बात महमूद पराचा जी कह रहे हैं कि बाकायदा इस पर बहुत बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है, और जो महमूद पराचा जी ने कहा कि बाकायदा बजट में एक एलोकेशन होना चाहिए। जिस तरह से हम टेररिज्म को लेकर परेशान रहते हैं और उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं, उसके लिए हम इंतजाम करते हैं, उसी तरह से जब इस पर बड़ा कदम उठाया जाएगा तभी यह मसला हल होगा। आतिशी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं महमूद पराचा जी से, लेकिन मेरा यह मानना है सिर्फ बजट एलोकेशन भी काफी नहीं है। सरकारों को इसे प्राथमिकता देनी होगी। जब सरकारें रोज महिलाओं की सुरक्षा के मामले पे एक्शन लेंगे,
जब वो पुलिस की जवाबदेही मांगेंगे, जब वो पुलिस में भर्तियां करेंगे, जब वो पीसीआर वैन्स लाएंगे, जब वो महिलाओं के लिए हेल्पलाइंस बनाएंगे, तब जाके ये समस्या हल होगी। ये समस्या एक दिन में एक कानून पास करके या एक बारी बजट पास करके नहीं हल होने वाली। महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई को रोज रोज लड़ना पड़ेगा। इसे हर गवर्नमेंट को एक प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, जो सीएम के ऑफिस के लेवल से खुद डील होती हो, जो होम मिनिस्टर के ऑफिस के लेवल से खुद डील होती हो। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है जी। हर स्टेट में अगर आप देखिए, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो दिल्ली में आजकल रेप की घटनाएं हो, जिस पर पिछले 4 महीनों में दिल्ली में इतने जघन्य अपराध हुए हैं, इतनी बच्चियों के साथ रेप हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने और यहाँ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई एक्शन नहीं लिया है पिछले 6 महीने में, जब से वो होम मिनिस्टर बने हैं। तो हर सरकार को, हर पार्टी को इसका और जवाब देना आतिशी जी, होगा। आम आदमी पार्टी जो आपकी पार्टी है वो मजबूर है कहीं ना कहीं। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास पुलिस की पावर नहीं आती है, लेकिन जो पावर आम आदमी पार्टी के पास है उन पर हमने महिलाओं के फेवर में एक्शन लिया है। दिल्ली में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी प्रोजेक्ट है। 2,10,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं डार्क स्पॉट्स खत्म करने के लिए। हर डीटीसी की बस में एक मार्शल को रखा गया है कि कोई भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो सके। चौथा, दिल्ली में दिल्ली महिला आयोग एक ऐसी एक्टिव संस्था है जिसने पिछले 5 साल में 50,000 से ज्यादा केस सुने हैं। आज दिल्ली में अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है, उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो दिल्ली पुलिस के पास चले जाएं, लेकिन आज उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि वो दिल्ली महिला आयोग के पास जाएंगे तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदारी पुलिस के पास आती है, और दिल्ली शहर में जो पुलिस है वो अमित शाह जी के अंडर आती है, हमारे गृह मंत्री के अंडर आती है। बिल्कुल। मैं शबनम पांडे जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। शबनम पांडे जी, मैं सोच रहा था, क्योंकि देखिए सरकार यूपी में भी आपकी है और इसके अलावा सेंटर में अगर हम बात करें वहां भी बीजेपी की सरकार, तो मैंने कहा सबका रिएक्शन ले लें और उसके बाद आपके पास आना चाहिए। और शबनम पांडे जी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इस वजह से उस सरकार की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, इस मसले को हल कैसे किया जाए शबनम पांडे जी, इसका फॉर्मूला सिर्फ सरकार के पास है। सरकार ही अगर सख्त कदम उठाएगी इस पर, अगर आगे तक जाकर अगर सरकार सोचती है तो इस मसले को हल किया जा सकता है। जिस तरह से महमूद पराचा जी ने कहा कि इस पर सरकार को बहुत कुछ सोचना होगा। शबनम पांडे जी, निश्चित तौर पे जो महमूद पराशर जी ने कहा उससे मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करता था, टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे देश में होती थी, हमारी सरकार ने उस पर लगाम लगाया, उसी तरीके से वॉर लेवल पे हमें इस पर भी काम करना होगा। मैं आपको कुछ तथ्य उत्तर प्रदेश सरकार का रखना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2.5 साल के समय में हर डिस्ट्रिक्ट में 1 स्टॉप सेंटर बनाया है, और हर 1 स्टॉप सेंटर में एक रेस्क्यू वैन है, और वहां महिला पुलिस तैनात की गई है। वहीं पे एफआईआर लिखा जाता है। महिलाओं को थाने जाने की जरूरत नहीं है। रोमियो स्क्वाड शुरू किया गया है। कवच अभियान से जागरूकता, सुरक्षा के लिए जागरूक करने का काम बालिकाओं को किया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद भी इतने प्रयासों के बाद आप कोई दिन ऐसा बता दीजिए जिस दिन यूपी में कोई रेप की घटना ना होती हो। यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये प्रयास बहुत अच्छे सरकार के, लेकिन कोई दिन ऐसा बता दीजिए जिस दिन यूपी में रेप की घटना ना होती हो। शबनम पांडे जी, मैं आपको इसी बात को बताना चाह रही हूँ, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, कि देखिए 181, 1090, तमाम ऐसे 112 सभी नंबर्स को, जो हेल्पलाइन नंबर्स है उसको एक्टिवेट किया गया है, और लाखों की तादाद में यहाँ पे कंप्लेंट्स आते हैं और उनका सॉल्यूशन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर की हमें काम करने की जरूरत है, जैसे कि अगर किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट करें, इस पर मिल बैठ के बात करना। अभी अमित शाह जी ने कहा कि बिट पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत है, और 70 सालों में जहां तक तमाम सरकारें आई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिक्तियां रही पुलिसिंग में,
या हमारे कोर्ट में रिक्तियां रही, जिस तरीके से अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे वैन नहीं है, ये नहीं है, तो सरकारों ने कहीं ना कहीं इसमें इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। पर अब ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है सिस्टम को सुधारने में, सिस्टम में यहां तक कि पुलिस को सेंसिटाइज करने में और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, जो कि इतने लंबे समय से जिसमें तमाम लूप होल्स छोड़े गए थे उसको भरने में समय लगेगा। लेकिन हमारी सरकार वचनबद्ध है और पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को चुस्त लेकिन शबनम पांडे जी वाकई इस तरह के रुक नहीं रहे हैं और कमी भी नहीं आ रही। राजनीति शबनम पांडे जी इस तरह के न तो वाकई रुक रहे, न उसमें कमी आ रही, बल्कि इसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। महमूद पराचा साहब, हम देखते हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मुल्क में इस तरह के वाकये ना होते, बल्कि एक रियासत में कई इस तरह के वाकये होते हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो 58 कसूरवारों को मौत की सजा दी गई, लेकिन उस किसी भी सजा पर अमल आज तक नहीं हुआ। महमूद पराचा जी, शायद जो डिटरेंट यानी इबरतनाक जो कदम उठाया जाना चाहिए उसकी भी एक कमी है। देखिए, रेप, महिलाओं का रेप और मर्डर एक एक्सट्रीम चीज है, उसके अलावा भी आपको देखना चाहिए। मैं आपकी पूरी बात से इत्तेफाक रखता हूं पूरी तरीके से, वो एक जरूरत है, मगर वो एक एक्सट्रीम एंड पर है। हर दिन, हर घंटे, हर जगह पे, घर में, घर से बाहर सड़क पे, बसों में, ट्रेनों में, और उसके बाद जहां वो काम करने जाती हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस, किसी भी देखिए, आज मैं बिल्कुल भी, हालांकि मेरी आरएसएस और बीजेपी से बहुत बड़ी इख्तिलाफ है, लेकिन मैं आज पार्टी और उसकी बात नहीं करना चाह रहा हूं, और हमें सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी हमारे मुल्क में ऐसी सरकार नहीं है जहां पे महिलाओं के साथ न्याय हो रहा हो। कोई सरकार ऐसी नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की कितनी इंक्वायरीज किस गवर्नमेंट में, किस डिपार्टमेंट में है, यही इस बात की इंडिकेशन है। 0 कंप्लेंट्स करती हैं महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे, 0। किसी भी सरकार के किसी भी इदारे में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, कहीं। तो ये, इसका मतलब ये है कि आंकड़े तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट तो होती नहीं है वर्क प्लेस पे, मगर तस्वीर इससे बिल्कुल बरक्स है। तो जरूरी इस बात का है कि हमने जैसे अभी अर्ज किया कि जैसे वॉर ऑन टेरर से बड़ा खतरा है इंसानियत के लिए ये, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा बड़ा मिशन चलना चाहिए इस पे। जब तक वो नहीं होगा, ये सब जमानी जमा खर्च की बातें हैं, कोई महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसमें हमें सब बात को तस्लीम करना चाहिए और मिशन मोड पे प्रोग्राम चलाना चाहिए, वॉर ऑन टेरर की तर्ज पे, उससे भी बड़ा। अदरवाइज ये सब बेकार की बातें। बिल्कुल शबनम पांडे, एक मिशन लेकर चलना होगा, पूरी एक मुहिम चलानी होगी, तब जाकर इसमें हम एक तरह से कामयाब होंगे। वरना आए रोज इस तरह के वाकये होते रहेंगे और हैशटैग सोशल मीडिया में सिर्फ हैशटैग बनते रहेंगे बस। शबनम पांडे जी, सरकार को सख्त होना पड़ेगा, इंतजामिया को सख्त होना पड़ेगा, किसी भी तरीके से। देखिए, सरकार को भी सख्त होना होगा, इसको मैं बार बार कहती हूँ, संवेदनशील होना होगा। एक एक्सीडेंट होता है, हम सेल्फी और तमाशा देख के सामने से गुजर जाते हैं, पर हम मदद का हाथ बढ़ाने में हिचकते हैं। हम चप्पे चप्पे पे पुलिस और चप्पे चप्पे पे कैमरा नहीं लगा सकते, लेकिन चप्पे चप्पे पे हमारे नागरिक जरूर होते हैं। तो अगर सरकार ऐप चला रही है, हेल्पलाइन चला रही है, पुलिस साइकरन जी, सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। अगर इस तरह के वाकये होते रहे तो केसीआर सरकार का फेलियर एक तरह से जाहिर हो जाएगा, फेल हो जाएगी केसीआर सरकार, अगर इस तरह के वाकये अब फ्यूचर में होंगे। नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जो सब पैनल में अभी सजेशंस दिए हैं कि रिक्रूटमेंट होना है और पुलिसिंग पेट्रोलिंग बढ़ना है, ऐसी कुछ सजेशंस दिए हैं। मैं ये ऐसी एग्जांपल है, 2018 में 17,000 रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें 33% वुमेन को लगाया है। पेट्रोलिंग 1500 व्हीकल्स खरीदा गया है। ये ऐसी एग्जांपल है जो कमांड, और दिल्ली में 2 लाख है, हैदराबाद में 5 लाख सीसी कैमरा है। वो लूप में ये जो बन गया है, इसको कैसे अपन इरेडिकेट करना है, कब कर सकते हैं? लॉ को आप सुप्रीम बनाओ, लॉ को आप
तगड़ा बनाओ, लॉ को आप बहुत डेंजरस बनाओ कि ये पूरा दर्जा है। ये हम केसीआर पुलिस के को हमारे पिक साथी कर से रहा मैं है। एक हमारा बात पूछना गवर्नमेंट चाहती जो हूँ, महिलाओं को दी है, आप एक बात पुलिस ने समझाओ। कहा कि ये मेरे क्षेत्राधिकार का नहीं है, ये थाना आप दूसरे थाने में जाइए। लॉ कहता है कि ग्राउंड जीरो पे आप नहीं, कहीं ये भी चीज तो एक अपना जिम्मेदार है। FIR दर्ज करा पुलिस सकते का हैं। जो ढुलमुल रवैया है वो इसके लिए जिम्मेदार है। प्राचा जी, मैं महमूद प्राचा जी सिर्फ 30 सेकंड और दे रहा जिम्मेदार हूं, पुलिस लास्ट को कमेंट। सस्पेंड करा गया है 2 महमूद दिन प्राचा में। साहब 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं जी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट अपनी पीठ अगर थपथपाती है तो वो हमारे इस मिशन को, महिलाओं के सशक्तिकरण को या उनकी एम्पावरमेंट को कमजोर करती है। किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि वो अपनी पीठ थपथपाए किसी भी तरीके से, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी बहुत बुरी हालत है, उसको इंप्रूव करना है। सभी सरकारों को इस बात को तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समाज को शर्मसार होने से बचाना और इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है और बहुत कुछ इस पर करने की जरूरत है। बहुत तफसील से बातें हुई। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, सलमान निजामी साहब, शबनम पांडे जी और तलासानी साई किरण रेड्डी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।